Yeah, come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take. Thank you, sir. गजेंद्र, आगे पीछे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ गजेंद्र, कोई खास रीज़न? सर, जैसा कि मुझे बताया गया कि आयोग में जातिगत भेदभाव की वजह से कास्ट बताने से मना किया गया है सर। मैं कास्ट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप आगे पीछे नहीं लिखते, कोई रीज़न? बिल्कुल सर, वर्तमान समय में प्रगतिशील विचारधारा जो है वो यही मैं खुद ही होनी नहीं लिखता अपनी कास्ट, उसमें कोई एपोलोजेटिक होने की बात नहीं है। मैं सवाल पूछा था, सवाल के जवाब दें। बिल्कुल सर, आज के समय में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तो आयोग है नहीं, वहाँ पे आपने जो भी भरा होगा भरा होगा। सर, मुझे लगता है कि आज के समय में इन जातिवादी विचारधारा का खंडन करने के लिए स्वयं से ही प्रयास शुरू करना होगा सर। हमने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। सर, जहाँ तक मेरी समझ, मेरे नाम में अशोक कुमार के आगे पीछे कुछ नहीं है, और आज से नहीं, समझ लीजिए कि 50 और 70 साल हो गए। बिल्कुल सर, आपके जैसे अग्रणी लोग से ही हम लोग सीख रहे हैं सर, और निकट भविष्य में ये जरूर खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने BHU से सोशियोलॉजी किया, उसके बाद आप गोरखपुर क्यों चले गए? BHU में ही क्यों नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किया? बिल्कुल सर, उसके पीछे निहित रीज़न ये था कि मुझे घर के पास रहना था सर, और कुछ घर पे दिक्कतें थी जिसके वजह से मुझे लगातार अप डाउन करना पड़ रहा था। इसके वजह से मैंने DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी प्रेफर किया सर, गोरखपुर। और अब वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई? सर, फिलहाल के लिए ख़त्म हो गई, फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया। तो 2018 के बाद आप क्या कर रहे थे? अभी तैयारी कर रहे थे या कहीं काम भी कर रहे थे? 2018 के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, ऑप्शनल क्या रखा है आपने? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है सर। ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। क्यों ऐसा किया आपने सोशियोलॉजी को बदल के हिंदी साहित्य रखा? सर, हिंदी साहित्य रखने के पीछे मुख्य कारण जो था, जो मेरे मुझसे पहले से जो तैयारी करने आए थे और जो सेलेक्टेड लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये मार्किंग सब्जेक्ट है, इसमें बेहतर मार्क्स मिलता है, और हिंदी साहित्य के प्रति मेरा रुचि भी था। सोशियोलॉजी पढ़ते हुए भी मैंने हिंदी साहित्य को एज ए एंसिलरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था सर। तो दूसरे जो कहते हैं आप उस पर चल के ज़्यादा काम करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैंने खुद भी एवेलुएट किया और मैंने सिलेबस देखा, तो मुझे ये ज़्यादा रुचिकर भी लगा, और मैंने आंसर लिखा इसका तो मुझे आसान भी लगा। ओके। आजकल एक विवाद चल रहा है, तुलसीदास जी का नाम तो सुना होगा आपने, और रामचरितमानस भी। उत्तर प्रदेश में कुछ विवाद चल रहे हैं, क्या है मामला? उत्तर प्रदेश में कुछ लोग तुलसीदास जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्होंने एक वर्ग विशेष के प्रति या सीधे कहिए तो शूद्र के प्रति उपेक्षित भावना को वो धारण किया था। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो दोहा है उनका, इसको लेकर विवाद हो रहा है सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सही है या वास्तव में गलत है वो? सर, तुलसीदास जी का जो पर्टिकुलरली ये दोहा है, वो खलनायक जो है समुद्र, उनके मुख से ये कहलवाया गया है, जो हालांकि खलनायक के मुख से कहलवाने में मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखती है। हालांकि ये आरोप तुलसीदास जी के जितना योगदान है समाज में या फिर साहित्य में, उसमें बहुत छोटा है सर। कहा जा रहा है कि वो शूद्र नहीं बल्कि क्षुद्र शब्द है, वहाँ उसकी शूद्र व्याख्या कर दी गई है। सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा वो शूद्र ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है? सर, वर्ण एक व्यापक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जाति पाई जाती है सर। नहीं समझ पाए, थोड़ा क्लियर करें बात। सर, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं, उन चारों वर्णों में अलग अलग जातियाँ होती हैं सर। धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है? सर, धर्म के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं सर। एक अर्थ जो गांधी जी कर्म के रूप में लेते थे वो, और दूसरा एक मजहब के रूप में। और पंथ जो होता है, एक धर्म में विशेष लोगों द्वारा अलग अलग जो मान्यताएं होती हैं, उस हिसाब से वो अपने पंथ का निर्माण करते हैं, जैसे कबीर पंथ। संविधान के संदर्भ में बात करें तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इस संदर्भ में क्या अंतर है? सर, संविधान भी धर्म से आगे बढ़ के सूक्ष्मता के स्तर पर जाके पंथ की बात करता है कि हमारे समाज में रहने वाले इवन पंथ विशेष के लोग भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन न करें, भेदभाव का व्यवहार न रखें। कहा जाता है कि धर्म नकारात्मक है और पंथ सकारात्मक। क्या सहमत हैं इस बात से आप? माफ़ी चाहूँगा सर, इसके अच्छा, बारे में जानकारी नहीं है आपको। ओके।
विदेश संबंध तो जरूर आप पढ़ते होंगे। रसिया यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गया है पूरा। इस 1 साल में भारत के ऊपर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव क्या देख रहे हैं? सर, भारत के ऊपर सकारात्मक प्रभाव जो पड़ा है वो हमें सस्ते तेल मिलने शुरू हो गए हैं, जो रसिया के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और नकारात्मक प्रभाव में सर, वैश्विक स्तर पे भारत को एक स्टैंड लेने की बात चल रही है, जो अमेरिका भी दबाव बना रहा है और यूरोपीय देश भी दबाव बना रहे हैं। सर, उसमें हमारा नुकसान ज़रूर हुआ। जब ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तो तेल का दाम बढ़ गया। तेल के दाम बढ़ने के बाद अगर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल भी गया तो ये सकारात्मक कैसे हो गया हमारे देश के लिए? सर, वर्तमान परिस्थिति में जो अभी कंकरेंट में जो हमको लाभ मिल रहा है, मैं उसके बारे में लाभ मिलना अलग चीज़ है, पर सवाल था यूक्रेन से सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? यूक्रेन की वॉर से हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? इस वॉर की वजह से दाम बढ़ा। दाम बढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा रशिया से डिस्काउंट मिला, पर फिर भी डिस्काउंट के बाद जो दाम था जो हमें देना पड़ा वो लड़ाई से पहले के दाम से ज़्यादा था। तो सकारात्मक तो नहीं कह सकते वॉर की वजह से। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रशिया से अच्छे संबंध होने की वजह से ये सकारात्मक प्रभाव पड़ गया, पर लड़ाई की वजह से सकारात्मक पड़ा, इससे तो हम सहमत नहीं हैं। सर, जो लड़ाई का मुद्दा है उसमें रसिया पे जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने बाउंडेशंस लगाई, जिनके वजह से उनको भारत को तेल निर्यात करना पड़ा है सस्ते दामों पर, जहाँ तक मेरा मानना है। मतलब ये है कि हमें फ़ायदा हो गया। अगर यूरोपीय देश उनको प्रतिबंधित करते हैं सर, तो जाहिर सी बात है अपने मार्केट अगर प्रतिबंधित नहीं करते तो दाम ही नहीं बढ़ते, दाम नहीं बढ़ते तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं थी। माफ़ी चाहता हूँ सर, गलत हूँ मैं तो। जो प्रतिबंधित करने की वजह से ही तो दाम बढ़े, और दाम बढ़ने के बाद हमको थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, पर डिस्काउंट मिलने के बाद भी हमारा दाम जो है पहले से ज़्यादा रहा, तो हमारा सकारात्मक कहाँ से हुआ? और एक डायरेक्शन है वहाँ। नहीं, दूसरा बताएं। ये तो एक पॉइंट था, दूसरा हाँ, मैं बताएं। उसी की बात कर रहा हूँ। उर्वरक के, अनाज के दाम बढ़ गए तो ऐसा नहीं है कि हमें फ़ायदा हुआ, उस लिहाज से भी हमें घाटा ही हुआ है। चलिए, खैर, नकारात्मक बता रहे थे आप प्रभाव। बिल्कुल सर, युद्ध अपने आप में ही नकारात्मक अवधारणा है सर, जो मानव जाति और भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जिंदा रखता है और उसके साथ चला है सर। तो ये जाहिर सी बात है, ये मतलब हमारे सोच को, हमारे G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत क्या भूमिका निभा सकता है रसिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में? सर, G20 के माध्यम से भारत जितने भी सदस्य देश हैं उनको ज़रूर मतलब उनसे बात करके इस युद्ध को रुकवाने में भूमिका निभा सकता है। केवल उन सदस्य देशों से बात करके? बिल्कुल सर, बात करके उनको कन्विंस करके, जो कि भारत का अप्रोच भी है कि ये युद्ध अस्थायी रूप से शांत हो जाना चाहिए। तो अगर G20 अध्यक्षता में वो बात करेंगे सदस्य देशों से, सदस्य देश अपने आप में विचार करेंगे तो ज़रूर युद्ध को रोका जा सकता है। वैसे आप पढ़ तो रही हैं खबर और सुन भी रहे होंगे टीवी पे जो कहा जा रहा है, उससे आपको क्या लगता है? ये समय आ गया है कि हम इस पे पहल करें? बिल्कुल सर, कोई भी युद्ध इतना लंबा अगर खिंचता है तो मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है सर। और आज के ज़माने में परमाणु एक ऐसा हथियार है जो अत्यंत विनाशक के रूप में उभर सकता है सर। तो ये समय बिल्कुल आ गया है कि उस पर पहल करके उसको बात किया जाए और रुकवाने का कोशिश मतलब कि पहल करने के लिए आपको परिस्थिति बनाने की ज़रूरत नहीं होती और डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हो जाएगी। मतलब अगर आपको लोहे को ठोकना है तो कभी भी ठोक से उसको चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर गर्म हो जाए उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती ना सर। युद्ध तो अपने आप में एक विनाशक वो आपदा है सर। तो युद्ध जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही बेहतर है सर। नहीं, ये तो आपकी इच्छा है और सबकी इच्छा होती है, पर इच्छा और कार्यवाही में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? डिप्लोमेसी में आप गलत समय पर कार्य करें तो उसके कोई परिणाम अच्छा निकलता है। बिल्कुल सर, डिप्लोमेसी में अगर गलत समय पर कोई काम किया जाए तो उसका परिणाम बेहतर नहीं है। हाँ, तो ये समय सही है जिसमें हम बीच में कूद पड़ें।
अभी कुछ दिन पहले लड़ाई किसके बीच में है? रसिया और यूक्रेन के बीच में। लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में है। तो फिर टैंक कहाँ से आ रहे हैं? टैंक रसिया टैंक तो जर्मनी दे रहा है, यूके दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन की मिसाइल्स जो दागी जा रही हैं, उसको दागने वाले कौन हैं? दागने वाले तो अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया की है। सर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये दो ध्रुवों में बढ़ता ही जाएगा सर, जहाँ तक मेरा मानना है। कौन से दो ध्रुव चल रहे हैं? जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हो गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र अलग अलग दो ध्रुव बन गए थे, वैसे ही ये लंबा अगर चलेगा तो इसमें रसिया और चाइना, पाकिस्तान। अभी ये आपका पहला अटेम्प्ट है इस एग्ज़ाम में? नहीं सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है सर। अच्छा, पहले कुछ सफलता मिली? मेंस में मैं बाहर हुआ था सर पिछले 2 एग्जाम में। अच्छा, तो ऑप्शनल आपका हर बार सेम था या अभी चेंज किया आपने? हर बार सेम था। हर बार सेम ही था। हॉबीज़ में आपने कुकिंग लिखा है, तो कोई विशेष डिश है या प्रणाली है जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है? सर मैंने कुकिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है सर, जो रोज़मर्रा की चीज़ें बनानी पड़ती थी उसके वजह से मेरी रुचि डेवलप हुई। और पारंपरिक जो भोजन है जो हमारे यहाँ चलते हैं पारंपरिक, यस सर, मैं उनको बनाता था। आपने बाहर की पद्धति अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की? कुकिंग में तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, थाई है। बिल्कुल सर, मैंने बाहर की जो मेरे लिए सुगम लग रही थी वो मैंने कोशिश भी की अडॉप्ट करने की। जैसे चाइनीज़ फूड में जितने भी चाउमीन हो गए या फिर मोमोज वगैरह हो गए, ये सब बनाने की मैंने कोशिश की। आजकल एक टीवी सीरियल चल रहा है मास्टर शेफ़ इंडिया, देखते हैं आप? सर अभी प्रिपरेशन के दौरान तो देखना कम हो गया है सर, पहले मैं देखता था। चलिए, इसी संदर्भ में ये बिरयानी और पुलाव में क्या अंतर है? सर बेसिकली भारत के नज़र से देखें तो पुलाव ही पहले ट्रेंड में था, जिसको बाद में आजकल बिरयानी का नाम दे दिया गया है। बिरयानी और पुलाव दोनों इंडिया में बनते हैं और ये फ़र्क चीज़ें हैं। ये नहीं कि एक का नाम बदल के दूसरी जगह डाल दिया गया है। सर पर्यायवाची नहीं है। पुलाव से जो संदर्भ लिया जाता है वो अधिकतर वेज से लिया जाता है। ना, ये भी नहीं है, दोनों वेज हो सकते हैं। एक का प्रोसेस है वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा का प्रोसेस है वाटर ड्रेन। थैंक यू सर, मैं ज़रूर जाकर देखूंगा इसके बारे में। मतलब कि आप चावल उबालते हैं और पानी को ड्रेन कर देते हैं और फिर उसमें सब्जी मिलाते हैं और दूसरे के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने तक आप पकाते हैं। बिरयानी में सर, बिल्कुल सर। पुलाव में ऐसे होता है और बिरयानी में ड्रेन कर दिया जाता है। एक में प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जब तक चावल पूरा पानी अंदर ना कर ले, और दूसरे में प्रोसेस है कि थोड़ा सा कच्चा करने के बाद पानी तो निकाल देते हैं और फिर पकाते हैं। थैंक यू सर, मैं इसके बारे में और जाकर देखूंगा। हाँ, अब डिश बनाने के बाद फिर आप आइए प्रदेश के विकास पे। ODOP स्कीम है, सुना होगा इस बारे में, थोड़ा बताइए। सर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में ODOP स्कीम लाया गया। जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, वो प्रत्येक ज़िले में मतलब एक उत्पाद जो वहाँ प्रसिद्ध है उसको मतलब आगे बढ़ाने का ये मुहिम है सर। आपके गृह जनपद में कौन सा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुआ है? सर केले का फाइबर मेरे यहाँ कुशीनगर ज़िले में आइडेंटिफाई हुआ है सर। गोरखपुर? गोरखपुर में टेराकोटा सर। बनारस? बनारस में बनारसी साड़ी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस मामले में।
क्यों, वहाँ तो आपकी एजुकेशन हुई है। बिल्कुल सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं हुआ? स्टार्टअप की बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, इंसेंटिव्स भी हैं। सर सिविल सेवाओं में विशेष रुचि होने की वजह से मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। शुरुआत से ही सिविल सेवा में ऐसी क्या चीज़ है लोगों को रुचि होती है? सिविल सेवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो कार्य क्षेत्र की विविधता होती है, उसके साथ चुनौतियाँ भी होती हैं जो लोगों को एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। और सिविल सेवा में सर सामाजिक सम्मान की भी एक भावना होती है जो हम जैसे स्टूडेंट्स को उत्प्रेरित करती है। टीचर के कोई सम्मान की बात नहीं होती? तो मेरे ख्याल से तो गुरुजी को तो लोग मानते हैं, इस हद तक मानते हैं कि आपका ओमान का जो राजा था, जब हमारे एसडी शर्मा जी वहाँ गए थे तो ओमान के राजा उनको एयरपोर्ट पे लेने आया था और उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके ले गया था। क्यों? क्योंकि एसडी शर्मा जी एक ज़माने में उसके लॉ के टीचर रहे थे। निसंदेह हमारे समाज में गुरु का रोल सबसे ऊपर है सर, लेकिन मुझे जो जैसा मैंने बताया कि विविधतापूर्ण क्षेत्र और चुनौतियाँ भी पसंद हैं, इस वजह से सर सिविल सेवा को प्रीफर किया मैंने। एनजीओ भी आप बना के समाज की सेवा में विभिन्न तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सर, एनजीओ मैं बना के भी कर सकता था ये, लेकिन मुझे जो पॉलिसीज मेकर की भूमिका होती है उसमें भी सर कुछ ना कुछ योगदान मेरी तरफ से रहेगा। तो मैं जिस विशेष क्षेत्र के प्रति काम करना चाहता हूँ उसमें मैं काम कर पाऊँगा सर बेहतर। ठीक है, आप थोड़ा बाहर जाएं, आपको अभी बुलाएंगे वापस।